गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल ईयर माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जिस तरह से हम आप लोगों को पर डे एक वीडियो डालते रहते हैं आपको नई नई जानकारियां देने के लिए, उसी तरह हम आपसे उम्मीद करते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारे चैनल को आप निश्चित रूप से देखेंगे और चैनल पर यदि नए हैं वीडियो को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हमारा यही आप लोगों से सबसे बड़ा सहयोग है। मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूं, जिससे मैं आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित मिश्रित क्वेश्चन से लेकर के जो आपके वनडे कंपटीशन में यूपीएससी हो, चाहे पेट हो, चाहे टेट हो, उस तरह के पूछे जाते हैं, तो उस तरह मैं आपको सारी जानकारियां देता रहता हूं। तो यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे अंदर एक निराशा आएगी। मैं आपसे कोई ये नहीं मांग रहा हूं कि मुझको आप मेरे बार कोड पर इतना धन दीजिए, मैं पीडीएफ बनाकर आपको भेज रहा हूं, आप उसको दीजिए। यदि आप सो रहे हो तो आप चैनल को चालू करके अभी आप सुन सकते हैं, जो आपको तमाम प्रकार की जानकारियां, वो चाहे ज्योग्राफी से संबंधित हो, भूगोल से संबंधित हो, अन्य क्षेत्र से संबंधित हो, देता रहेगा। और मेरा सबसे पहला गुजारिश है कि मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मोटिवेशनल जो वाक्य हम इसलिए देते हैं कि उससे आप प्रभावित होकर के अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आप पीछे ना हटें। इस तरह हमारा आज का मोटिवेशनल वाक्य है, इफ यू वेक अप विदाउट ए गोल, यदि आप बिना लक्ष्य के सोकर उठते हो, गो बैक टू स्लीप, जाकर सो जाओ, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो दूसरा हमारा, इन्वेस्ट योर एनर्जी इनटू समथिंग दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू योर ग्रोथ। करा अपनी ऊर्जा को वहां खर्च करो जो समथिंग दैट इज गोइंग कंट्रीब्यूट, जो आपके वृद्धि में आपका सहयोग करता हो, वहीं पर आपको अपनी एनर्जी का लॉस करना चाहिए। तीसरा है, स्पेंड टाइम विथ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ समय को बिताओ, खर्च करो। ट्रीट देम वेल, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। बिकॉज वन डे व्हेन यू लुक अप फ्रॉम योर फोन, जब तुम एक दिन वैसे दिखाई पड़ जैसे आपका फोन केवल हाथ में लिए पड़े रहते हो, उसी तरह आप भी हो जाएंगे। दे मे नॉट बी देयर एनी मोर। चौथा, हिंदी में, सीखने की आजादी हर इंसान का हक है। सीखने की आजादी हर इंसान का हक है, क्योंकि दिमाग को बंधन में रखना आंखें खोलकर अंधेरे में चलना जैसा होता है। पांचवा है, जिस व्यक्ति में लालच नहीं है उसे दुनिया में कोई भी कभी गुलाम नहीं बना सकता है। यदि आपके अंदर लालच आ गया तो आप गुलाम होने से बच नहीं पाएंगे और आप अपने जान को जोखिम में डाल करके आपकी हत्याएं भी होती हैं। ऐसी तमाम घटनाएं जो लालच में पड़ा, लालच एक बुरी बला है, जैसे इस तरह तमाम कहानियां आपने सुना होगा, तमाम ऐसे घटनाओं को भी सुना होगा। अंतिम है, झूठ ज्ञान इंसान को घमंडी बना देता है। झूठ इंसान को घमंडी बना देता है, जबकि सच्चे ज्ञानवान उसे जिज्ञासु कर देता है, उसे जिज्ञासु कर देता है। क्योंकि सीखने की चाह ही इंसान को महान बनाती है। सीखने की चाह इंसान को महान बनाती है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस। तो इस तरह आज का हमारा सामान्य ज्ञान से संबंधित संक्षिप्त प्रश्न उत्तर एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस का पौधा है। किसका? बांस। सुबह आप शाम को देखे, रात भर में वो करेल उसका निकली और सुबह जाकर देखे वो आपका
ये आपके सिर बराबर हो जाता है। दूसरा है, किस देश में सूरज हरा दिखाई देता है? इंडोनेशिया में। तीसरा है, कौन सा ऐसा देश है जिसने 5G सबसे पहले लॉन्च किया था? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया था 5G। चौथा है, भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लद्दाख को। पांचवा प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु, ढोला सादिया पुल। छठवां है, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर स्थित है? जो लीवर पर आधारित है या हुगली नदी पर स्थित है, कलकत्ता में है। हुगली नदी पर स्थित है कलकत्ता में। जब वहां सी आती है तो जहाज खुल जाती है, और जब सी चली जाती फिर वह जब जहाजें आती हैं तो अब खुल जाती है। और इस तरह सातवां है, बांद्रा वर्ली सी लिंक किस शहर में स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आठवां है, महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य, पटना में स्थित है। नौवां है, भारत के किस पुल को रज्जु पुल कहा जाता है? लक्ष्मण झूला को। 10वां है, गोदावरी नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? कोबौर राजमुंद्री ब्रिज। 11वां है, कांचीपुरम पुल किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। 12वां है, उत्तर भारत का सबसे लंबा रोड पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु मार्ग, बिहार, पटना में स्थित है। 13वां है, पुलवामा, जो अभी IDX के द्वारा घटना हुई थी, तमाम वहां 42 हमारे देश के नौजवान वहां मार डाले गए थे। पुलवामा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। 14वां है, अटल सेतु कहाँ स्थित है? या गोवा राज्य में स्थित है। 15वां, सरदार पटेल ब्रिज कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। फिर 16वां है, राजीव गांधी सेतु किस नाम से प्रसिद्ध है? बांद्रा वर्ली सी लिंक। 17वां है, कौन सा पुल अरुणाचल प्रदेश और असम प्रदेश को जोड़ता है? भूपेन हजारिका सेतु। 18वां है, किस भारतीय नोबेल विजेता ने द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखी है? अमर्त्य सेन, जो हमारे देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। 19वां है, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीयों को कुल संख्या अभी तक 2024 में कितनी है? 13 भारतीयों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है। 20वां है, नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाले देश का नाम कौन सा है? स्वीडन देश है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने नाम से स्वीडन को डायनामाइट की खोज करने के बाद जो धनराशि उन्हें मिला था, उसी धनराशि से उन्होंने इसके पुरस्कार की स्थापना किया। 21वां, पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 गीतांजलि में मिला था। 21वां है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? CV रमन, 1930। 23वां, नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? मदर टेरेसा, 1979। 24वां है, भारत में महिला आरक्षण
पंचायती राज संस्थाओं में कितने प्रतिशत का आरक्षण, न्यूनतम 33% का आरक्षण दिया गया और कुछ राज्यों में यह 50% कर दिया गया है। 25वां है, पंचायतों का उल्लेख संविधान की किस धारा में किया गया? अनुच्छेद 243 से 243 तक किया गया है। फिर 26वां, भारत ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? 2 बार होनी चाहिए। 27वां, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एमएलए की संख्या कितनी है? 403 है, 403 है। और 28वां है, वर्तमान में भारत में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 सदस्य हैं। 550 जो संविधान में दिया गया, 550 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 500 550 तक दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं उससे ज्यादा भी देता है, लेकिन 543 वर्तमान में है। और 29वां है, संसद के 2 सदन होते हैं। लोकसभा को हम एमपीज कहते हैं और राज्यसभा को राज्यसभा। तो लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्योंकि लोकसभा के सदन रिप्रेजेंटेटिव मेंबर द एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी द एडल्ट फ्रेंचाइजेस व्हिच पर्सन हैव 18 years above age elected their representative। इसलिए यह आम जनता के द्वारा उस क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के जनता के द्वारा जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की हो, 18 से ऊपर की हो गई है, वो अपने संसदीय क्षेत्र का अपने मनपसंद का चुनाव कर सकता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसे विघटित किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और उच्च सदन इसलिए इसे कहा जाता क्योंकि दोनों निर्वाचित सदस्य कुछ विशेष निर्वाचित सदस्य एमपी और एमएलए जो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, जिनकी संख्या लगभग 250 है। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में 250 है, जिसमें 238 का चुनाव होता है और 12 को राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में नॉमिनेट करता है। इस तरह से यदि आप और डिटेल इसके बारे में आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको कल वीडियो में इसी तरह मिश्रण देते हुए जो आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कहीं विज्ञान का प्रश्न आ जाता है, कहीं इतिहास का प्रश्न आ जाता है, कहीं गेम से आ जाता है, कहीं करंट अफेयर से आ जाता है, उसी तरह से हम आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन इसमें हम आपको विकल्प नहीं दे रहे हैं, सीधे आपको उत्तर दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे पुनः अनुरोध और प्रार्थना करते हैं कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे हम आपके फ्यूचर को संभालने के लिए आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित नई नई जानकारियां, वो चाहे इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, करंट अफेयर्स, गेम, पुरस्कार, रिवोल्यूशन, या अभी जो हमारे मॉडर्न या यूरोपियन हिस्ट्री से संबंधित कुछ हमारे इतिहासकारों ने जो हमारे यूनानी
इतिहासकारों ने कुछ अलग वर्णन किया है, यूरोपियों ने कुछ अलग वर्णन किया है। जब 1971 का युद्ध होने वाला था तो वहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति श्रीमती प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को धमकाने के लिए पत्र लिखा, लेकिन मानिक शाह, जनरल करियप्पा मानिक शाह उस हमारे देश के जनरल सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने, और श्रीमती इंदिरा गांधी आयरन लेडी ऑफ इंडिया, जिनको कभी कभी गूंगी गुड़िया के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन देखिए अपने सूझबूझ के साथ 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को उन्होंने दो खंडों में विभाजित कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली और उर्दू बोलते थे और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ज्यादातर इंग्लिश बोलते थे, उर्दू और अरबी बोलते थे। तो वहां का था। और इसके बाद अब वहां तमाम ऐसा उथल पुथल हुआ और उसके साथ चीन, जापान और अमेरिका जुड़े हुए थे। अब आपके पास केवल थोड़ा सा सहयोग ये रूस के द्वारा मिला था, लेकिन हमारे देश के नौजवानों ने उनके छक्के छुड़ाते हुए अमेरिका ने जब प्रशांत महासागर में अपने युद्ध को भेजा था, जब वहां का इसके बाद उसे वापस जाना पड़ा, जब उनने कहा, हमें श्रीमती इंदिरा गांधी को उसने पत्र लिखा तो धमकाने की पत्र, उन्होंने कहा इसके लिए मुझे 15 दिन का समय चाहिए। लेकिन जब उन्होंने जवाब तब दिया जब भारत को, पाकिस्तान को दो टुकड़ों में कर दिया, एक पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, एक पश्चिमी पाकिस्तान जिसको हम भारत कहते हैं। क्योंकि उस दौरान जब भारत वहां चुनाव हुआ तो वहां जुल्फिकार अली भुट्टो ने, यहाँ का नाम तो बोल रहे हैं, यहाँ पूर्वी पाकिस्तान से जिसके असेंबली में बहुमत था उसको सरकार बनाने नहीं दिया। इससे वहां के लोग खिन्न होकर के भारत के श्रीमती इंदिरा गांधी से शरणार्थी के रूप में आए, मदद मांगे और उन्होंने भरपूर उसका सहयोग किया। और उन्होंने, लेकिन भारत तो मन बनाया था आक्रमण करने के लिए, उसके पहले ही नवंबर 1971 में उसने पहले ही आक्रमण कर दिया। तो भारत को भी मौका था, यानी हमको यानी रोना ही था, आप हमको मारे क्यों। वही दशा भारत की आई, अंत में भारत ने उनको धूल चटाया। तो हम आपको तमाम इतिहास से संबंधित नई नई जानकारियां देते रहेंगे, यदि कई डायग्राम से भी देते रहेंगे। लेकिन यदि हमको इस तरह हमारे हौसले को अफजाई रखेंगे, हमारे हौसले को बढ़ाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और उससे हमारा मनोबल और उत्साहित होगा। हम अपने परिश्रम, आपके फ्यूचर को संभालने के लिए, संवारने के लिए, अपने भविष्य को, आपके भविष्य को, आपको अपने गोल तक पहुंचाने के लिए मैं आपको नई नई जानकारियां देता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे अलविदा चाहता हूं। थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।